बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज के आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसर्स के ऊपर, उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस, उसके बाद एम्फीसीमा, उसके बाद हम एज़मा एंड देन आरडीएस यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये आउटलाइन थी जो मैंने आपको पहले बता दी है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कैंसर के बारे में। कैंसर होता क्या है? कैंसर को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स और मैस ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स, यानी कि अगर एक सेल है उसमें कहीं पर किसी भी जगह पर म्यूटेशन आई है, उसमें जो मेन उसका जो साइकिल है जिसमें वो क्या सेल साइकिल उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बार बार माइटोसिस हो रही है, न्यूक्लियस भी बड़ा है, डिवीजन जो है वो अगेन एंड अगेन हो रही है, तो वो वहाँ पर एक मैस ऑफ सेल बना देगा। लेकिन ये सेल्स डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे, अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स होंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? कैंसर। तो अगर यही कैंसर लंग्स के अंदर बन जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? लंग कैंसर का नाम देते हैं। और लंग कैंसर जो है ये बेसिकली सांस लेने के अंदर दुश्वारी पैदा करता है, और इवन जो है वो बंदे की डेथ होती है जब ये अपनी पर्टिकुलर स्टेजेस तक जाता है, जैसा कि कैंसर की स्टेजेस होती हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। इसमें फिर जो आपके पास बेसिकली ये पर्टिकुलर टाइप का है बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ था। बिनाइन वो जो अपनी जगह पर ही रहती है, एक ही जगह पर। मैं इसको याद करवाने के लिए बच्चों को कहता हूँ बिनाइन, बी फॉर बिनाइन एंड बी फॉर बैठी हुई, ठीक है, और एम फॉर मेलिग्नेंट और एम फॉर मूविंग। बेसिकली जो लंग कैंसर होता है ये किससे होता है? मेलिग्नेंट ट्यूमर से होता है। ये बात याद रख लें, मेलिग्नेंट ट्यूमर। इसका मतलब फिर क्या है कि ये मूव करेगी, ये एक्सपैंड करेगी, ठीक है। तो इसके वे ऑफ एक्सपेंशन जो होते हैं वो दो होते हैं। नंबर एक, उसमें आपके पास आता है कि लोकली बाय इन्वेजन। क्या होता है कि एक जगह पर बनी है और फिर वहाँ पर वो साथ वाले टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट करती जा रही है, उनको डैमेज करती जा रही है, ठीक है एक ही जगह पर। इसको हम क्या बोलते हैं? लोकली बाय इन्वेजन। और दूसरी आपके पास है मेटास्टेसिस। सिस्टमैटिकली ये जो है अगर बॉडी के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। आपने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, आपको शायद याद हो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जब अपनी पर्टिकुलर स्टेजेस के ऊपर जाती है, लास्ट स्टेज पे जाती है, तो वो फैलना शुरू हो जाती है पूरी बॉडी के अंदर दूसरे टिश्यूज़ तक, ठीक है, वो रसाई हासिल करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर का नाम देते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। इसके जो इफेक्ट्स एंड काजेज हैं वो क्या क्या हैं, इसमें हम बारी बारी देखेंगे कि ब्लॉक रेस्पिरेटरी पैसेज। ऑब्वियस सी बात है कि जब मैस ऑफ सेल बन जाएगा, एक लोथड़ा बन जाएगा, वो वहाँ पर गैसेस को जाने देगा, तो आंसर होगा नो। जब गैसेस नहीं जाएंगी तो गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा, आंसर होगा नो। इसमें फिर क्या है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहेगी। अब जहाँ पर पूरे लंग्स काम कर रहे हैं वहाँ पर वो डे बाय डे जो है वो कैंसर बड़ा हो रहा है, और फिर वो पूरे के पूरे जो लंग्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ब्लॉक द रेस्पिरेटरी पैसेज। और उसमें इसका जो मेन काज है वो है स्मोकिंग। बहुत सारे बंदे ये जानते हुए भी स्मोकिंग कर रहे होते हैं कि ये ख़तरनाक है, इससे क्या होने जा रहा है? कैंसर होने जा रहा है, क्योंकि इस स्मोकिंग के अंदर स्पेशली टार मौजूद होता है, और ये जो टार होता है ये कार्सिनोजिन है, यानी कि कैंसर काजिंग केमिकल है, ठीक है। तो इस वजह से स्मोकिंग जो है इसका मेन सबब है। उसमें 10 टाइम मोर चांसेस होते हैं स्मोकर्स एंड पैसिव स्मोकर्स के। जो आम बंदे हैं उनकी निस्बत से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा कैंसर होता है जो बंदे क्या करते हैं? स्मोकिंग करते हैं। या फिर अगर एक घर में स्मोकर है तो वो दूसरों के साथ रह रहा है, एक ही कमरे में वो रात को सिगरेट पिए जा रहा है, तो उससे ज़्यादा नुकसान जो है वो पैसिव स्मोकर खुद नहीं पी रहे होते, लेकिन क्या होता है कि वो बेसिकली जो सिगरेट पी रहा है उसका जो फ़िल्टर्ड जो धुआँ है या जो मतलब अनफ़िल्टर्ड धुआँ है, उस दोनों को, उसका कॉम्बिनेशन को वो क्या कर रहे होते हैं? इन्हेल कर रहे होते हैं, तो वो भी उतना ही नुकसानदेह है जितना कि एक सिगरेट पीने वाला। उसके बाद आपके पास आता है लिविंग इन स्मोकी एंड कंजेस्टेड एनवायरनमेंट। जो गुंजान आबाद इलाके हैं, जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, यहाँ या फिर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं जिनमें से बहुत सारी अनहेल्दी एयर निकलती है। अब वो जो एयर है उसको वो इन्हेल करते हैं, जब वो इन्हेल करते हैं तो फिर वही बात है कि जो लंग कैंसर है उसके बनने के चांसेस, या जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो सारे बनने के चांसेस होते हैं। इसमें जो नेक्स्ट है वो है अनहेल्दी एयर, और उसमें आपको मैंने टार बता दिया है कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं सिगरेट के अंदर। स्टार की भी आगे टाइप्स हैं,
अब ये सारे कार्सिनोजिन हैं, इन्होंने लंग कैंसर जो है वो करना है, और फिर इसकी अल्टीमेट जो स्टेज है वो तो मौत ही होती है, डेथ। कैंसर हो गया तो समझ लें कि अब जो है ना वो इंसान जो है वो डेथ की तरफ जा रहा है। सही है, इसमें ये बात नहीं है कि सारे ही बंदे मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, बच भी जाते हैं, लेकिन वो ये है कि फिर ट्रीटमेंट बहुत करना पड़ता है, बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। पाकिस्तान के अंदर तो आप फिर देख लें कि अगर आप थोड़ा सा बुखार होता है तो उसके अखराजात कितने होते हैं, तो ये तो फिर एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसकी तो बहुत महंगी महंगी जो है ना वो अद्वियात आती होती है। तो इसलिए स्मोकिंग से बचें, और या फिर जो स्मोकिंग कर रहे हों, जो स्मोकर्स हैं उनसे भी बचें। और एक और बात है कि ये जो स्मोकिंग लोग करते हैं, इनको चाहिए कि अगर इन्होंने करनी भी है, सर पर ही ज़रूरी है इनको स्मोकिंग करना, तो उसके लिए फिर एक्सटर्नल फ़िल्टर्स मिलते हैं, और फिर ये कोई एक रूम बनाए, अगर घर के अंदर भी करनी है तो उस रूम में जाके वो पर्टिकुलर फिर उसका एग्जॉस्ट होना चाहिए, ताकि जो वो धुआं बनता है, उस स्मोक वगैरह जो बनता है उसको बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी बोलते हैं। ठीक है, एक टाइम था जब हम छोटे थे, जब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं छोटा था तो टीवी पे एक ऐड आता होता था, टीबी एक लाइलाज मर्ज है। मतलब टीबी जो है इसका इलाज नहीं है, लेकिन आज जो साइंस है उसने इसका इलाज निकाल लिया है, मतलब काफ़ी अरसे से चल रहा है। तो टीबी जो है वो काबिले इलाज है। टीबी है क्या? बेसिकली लंग डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, अटैक करता है लंग्स के ऊपर, और फिर वो वहाँ पर अपनी प्रोलिफरेशन शुरू कर देता है और इन्फेक्शन काज कर देता है। इसी इन्फेक्शन की वजह से फिर इंसान को बुखार होता है, इंसान को फटीग होती है, ये ऑलरेडी मैंने लिख रखे हैं, नमूनिया टाइप बन जाता है, और इसमें आपके पास जो है, किधर गया जी, फीवर है, फटीग है, कफ अलॉन्ग विद फेलगम। ठीक है, बलगम वाली जो खांसी है वो इंसान को होती है। तो ये आपके पास जो है ट्यूबरक्लोसिस है। इसमें आप ये बात याद रखें कि जो ट्यूबरक्लोसिस या टीबी है ये कंटेजियस है, एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती है, ये लगती है। ठीक है, और ये किन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है? ऐसे लोग जिनके अंदर मेल न्यूट्रिशन हो, यानी कि जो पूरा अपने खुराक का ख्याल नहीं रखते, या वो मतलब ऐसी खुराकें खाते हैं जो अनहेल्दी हैं, या फिर ऐसे इलाके जहाँ पर लाइफस्टाइल ही पुअर हो, पुअर लाइफस्टाइल के अंदर रह रहे हैं, वो खाने के लिए कुछ नहीं है, मेल न्यूट्रिशन इस वे में भी आप लेते हैं कि उनको उनको खाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है, तो उनके पास ये जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैलती है और फैली है। इसी वजह से जो रीडिंग्स हैं या जो सर्वेज़ हैं वो ये बताते हैं कि पुअर लाइफस्टाइल जो है ये अलाउ करता है किसको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को, कि वो आके अटैक करे। सही है, उसके बाद हमारे पास आता है इसकी ट्रीटमेंट, इसकी प्रॉपर मेडिकेशन होती है। अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन नहीं करते तो टीबी ठीक नहीं होती, ये इंसान को ले डूबती है। इसमें एग्जांपल आपके पास जो है वो मायरन पी की है, मार्केट में अब अवेलेबल हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका इलाज इसी टैबलेट के साथ जो है ना वो किया जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है मरीज़ की, तो ख़ुद से ये नहीं लेना चाहिए कि हल्की सी खांसी हुई तो बंदे मायरन पी खाना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर असल में सेल्फ मेडिकेशन हमें तो सर ने बताया था, लेकिन नहीं, आपने डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ से रिकमेंड करवाना है। पता नहीं ना हो टीबी, कोई और मसला हो, सिंपल नमूनिया हो या कुछ और मसला हो, तो आप इसको समझ के यार सिम्टम तो सर ने ये बताए थे, तो हमें फटीग भी है, हमें बुखार भी है, तो अल्लाह ना करे कि हमारे साथ ये मसला बन गया और हम आयरन पी खाना शुरू कर दें। तो मेडिसिन मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको नॉलेज हो, अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपको पता होना चाहिए ना। उसके बाद हमारे पास आता है एस्थमा। एस्थमा बेसिकली एक एलर्जी का नाम है। जब भी एलर्जेंस, एलर्जी काजिंग सब्सटेंसेस लंग्स के अंदर जाते हैं, वो वहाँ पर एलर्जी काज करते हैं, और इन रिस्पॉन्स ऑफ एलर्जी हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक केमिकल प्रोड्यूस करवाता है, हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो सोजिश काज कर देता है। सोजिश, अगर लंग्स के पाइप्स के अंदर सोजिश हो जाएगी तो फिर हम सांस कैसे लेंगे? तो फिर जब इंसान सांस लेता है, पाइप तंग है, प्रेशर के साथ सांस लिया जाता है, तो एक विसल लाइक साउंड, एक सीटी नुमा जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। इस पर्टिकुलर स्टेज को हम क्या बोलते हैं? एस्थमा बोलते हैं। और बेसिकली ये जो एस्थमा है ये स्पॉस्मोटिक अटैक्स होते हैं। जो आपके पास ब्रोंकाई हैं वो ब्रोंक्यूल्स जो है उनका
साइज़ छोटा हो जाता है, वो थिक हो जाते हैं अंदर अंदर से उनकी इन्फ्लेमेशन की वजह से। सो उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इंसान जो है उसको बेसिकली रेस्पिरेटरी अटैक्स होते हैं, कंजेशन होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एस्थमा बोलते हैं। और इसमें ये देखें, सीवियर paroxysms और कंप्लीट रिलीफ आफ्टर जो है वो एक दफ़ा अटैक हुआ, फिर कंप्लीट रिलीफ, फिर अटैक, फिर कंप्लीट रिलीफ। तो ये अगेन एंड अगेन जो है ना होते रहते हैं। और उसके बाद डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग में जो है वो प्रॉब्लम होती है। काजेज़ मैंने बता दिया आपको, एलर्जेंस हैं, उसके बाद हिस्टामिन है एंड स्पाज़मोडिक कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंक्यूल हैं वो अगेन एंड अगेन उनके अंदर कंट्रैक्शंस आती रहती हैं, जो कि सांस लेने में दुश्वारी पैदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा जो है, दिस इज़ अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन सफ़र फ्रॉम स्मोकर्स कफ। और इन रिज़ल्ट क्या होता है कि जो एल्वुलाई हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो वीकन होना शुरू हो जाती हैं। जब वॉल वीकन होती हैं वो फिर टूट जाती हैं। तो आप कहते हैं कि एम्फीसीमा इज़ द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई ब्रोकन डाउन, के वॉल जो हैं उस एल्वोलाई की वो ब्रोकन डाउन हो जाती है। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा एल्वोलाई बन जाता है। मिसाल के तौर पर ये फर्दर आगे ये डिवीजन है, ये समझ लें कि छोटे एल्वोलाई हैं, ठीक है। तो जब इनकी जो वॉल्स हैं अगर वो टूट जाएं, ये भी एल्वोलाई, ये भी, अब ये चूंकि सरफेस एरिया को उन्होंने बढ़ाया हुआ, वॉल्यूम जो है इनका कम है, इनका वॉल्यूम कम है लेकिन सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। अगर ये वीकन हो जाएं और फिर ब्रोकन डाउन हो जाएं तो फिर क्या होगा? यहाँ पर बेसिकली देखें कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पहले ये था, ये वाली सिचुएशन थी, पहले ये सिचुएशन थी, ठीक है। अब इसमें क्या था कि स्टेल एयर अंदर नहीं रहती थी, पुरानी हवा नहीं रहती थी। ये वॉल्यूम थोड़ा होने की वजह से ये जब उसको कंप्रेस करते तो सारी एयर बाहर निकल जाती थी। लेकिन अब इस केस में जो एयर है वो अंदर रह रही है, जिससे क्या हुआ? वॉल्यूम तो बढ़ गया लेकिन सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम हुआ तो गैसियस एक्सचेंज कम होगा, गैसियस एक्सचेंज कम हुआ तो ब्लड पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएगा। ये बेसिकली सारा किसके अंदर होता है? एम्फीसीमा के अंदर। इसके काजेज क्या है? काजेज इसका वही स्मोकिंग है। उसके अंदर फिर इरिटेंट्स होते हैं जो कि एलर्जी काज कर देते हैं, इरिटेशन काज करते हैं लंग्स के अंदर। और फिर बंदे को जो स्मोकर्स कफ होने की वजह अगेन एंड अगेन खांसी करता है। और उस खांसी के रिजल्ट में जो एल्वोलाई हैं उनकी दीवारें टूटना शुरू हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड एम्फीसीमा। और इसके इफेक्ट्स क्या है? कांस्टेंट कफिंग ऑफ एल्वोलाई ब्रेकेज, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, एंड ब्लड डज नॉट ऑक्सीजनेटेड प्रॉपरली। बता दिया मैंने आपको। मोर स्टेल एयर ट्रैप्ड, इसके अंदर ज़्यादा एयर रह जाती है, जो फ्रेश एयर होती है वो कम होती है, एक्सचेंज कम हो जाता है, बंदे का सांस फूला रहता है। वही ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है वो हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है जो कि ब्लॉकेज काज कर देता है। और अगर इसका अटैक सख्त हो जाए तो डेथ हो जाती होती है। कोविड भी तो बेसिकली क्या करता था? कोविड जो है वो भी इन एल्वोलाई की दीवारों को तोड़ता था तो बंदे को ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती थी। जो पार्शियल प्रेशर होता था ऑक्सीजन का वो बॉडी के अंदर कम, सैचुरेशन कम होना शुरू हो जाती थी, जिससे क्या होता था कि बंदा जो है वो फटीग एंड बुखार एंड इस तरह के सारे जो है ना वो उसके अंदर जो है वो होना शुरू हो जाते थे और वो फील करता था। और फिर उस वक्त हम डॉक्टर की तरफ जाते थे। उसके बाद आता है RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। बच्चों के अंदर ये ज़्यादा होता है। अब वो बच्चे जिनका जेस्टेशन पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी जो है वो 7 मंथ से कम होती है। मतलब आजकल तो सिचुएशन ये है कि बच्चों में ज़्यादा भी 8 मंथ और 9 मंथ के से थोड़ा सा पहले अगर बच्चा जो है वो उसकी बर्थ हो जाती है तो उसके अंदर भी RDS यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम थोड़े से टाइम के लिए जो है ना वो होता है। उसको फिर ऑक्सीजन दी जाती है। आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा हुआ है और उसकी बॉडी का कलर नीला है। नीला क्यों होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही होती। ऑक्सीजन किसने लेकर जानी है? लंग्स ने लेकर जानी है। फिर इसलिए उसको क्या किया जाता है? ऑक्सीजन लगाई जाती है और फिर वो बच्चा स्टेबल होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसमें 24 आवर्स भी लग सकते हैं, उसमें 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अब होता क्या है इसके अंदर बेसिकली कि प्री मैच्योर इन्फेंट्स होते हैं, प्री मैच्योर बर्थ है वो मैंने आपको बता दिया है, gestation period less than 7 month ये भी बता दिया। enough surfactants are not produced by the epithelium of alveoli, ये lungs epithelium। जो lung की epithelium होती है वो particular कुछ substances होते हैं
और उनको हम क्या बोलते हैं, सरफेक्टेंट्स बोलते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं करते। अब इन जी सरफेक्टेंट्स का काम क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताया था कि जो रेस्पायरेशन वाला प्रोसीजर है ना, इसमें म्यूकस का होना या जो मतलब ऐसे समझ लें कि जो लिक्विड है उसका होना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये गैसेस एक्सचेंज को बढ़ाता है, उसको एड करता है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर ये सरफेक्टेंट्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते, लंग इनको प्रोड्यूस नहीं करता। बेसिकली ये हैं क्या, ये लिपोप्रोटीन्स से मिलकर बने, यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन्स, इन दोनों से मिलकर बने हुए। इनको सिक्रीट कौन करता है, एल्वुलर एपिथेलियम करती हैं, और ये करते क्या है, रिड्यूस द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो होती है, लिक्विड जो उसके अंदर मौजूद है, गैसियस एक्सचेंज में जो पर्टिकुलर के लिए जो लिक्विड चाहिए होता है, उसकी सरफेस टेंशन को कम करते हैं। सरफेस टेंशन क्या होती है, ये बात याद रखें कि आपने देखा होगा कि अगर मैं ये पेन पानी के ऊपर फेंकूंगा तो ये पहले पानी के अंदर जाएगी, फिर बाहर निकल आएगी। लेकिन उसी वक्त अगर आप किसी मच्छर को देखें तो वो मच्छर पानी के ऊपर बैठा होता है, आप फील भी करते हैं कि पानी यहाँ पे जहाँ जहाँ पर इसके पाँव है वहाँ पर अंदर धंसा हुआ है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको पता है कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, तो इस वजह से उन्होंने एक दूसरे को बड़ा कस के पकड़ा होता है। तो जितना वो प्रेशर बेयर कर सकते हैं उस, और वो उस जो पर्टिकुलर एक बना पड़ा है, एक जो जाल बना पड़ा है, उसको टूटने ना दे, पानी के मॉलिक्यूल्स को उसको टूटने ना दें, ये आपके पास क्या कहलाती है, सरफेस टेंशन कहलाती है। ठीक है, अगर ये ही नहीं टूट पाएगी तो गैस अंदर कैसे जाएगी। ठीक है, तो गैस के जाने के लिए ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना बड़ा ही ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये सरफेक्टेंट्स जो हैं, इनका काम हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि स्पेशली लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये नहीं प्रोड्यूस होते उन बच्चों के अंदर, और फिर वो बच्चे जो हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के विक्टिम्स होते हैं। उनका रंग नीला रहता है, क्यों, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। सो आई होप कि आपको ये पूरे का पूरा मेरा लेक्चर समझ आया होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।